नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महान भारतीयों की जो हमने एक श्रृंखला शुरू की थी, उसी पुस्तक से अगले महान व्यक्तित्व को पढ़ते हैं और उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। घोर कर्मठता, अदम्य साहस, बिजली जैसी स्फूर्ति, सिद्धांत शूरता, अतुल भावुकता, महान त्याग, अपूर्व कर्मशीलता, अद्वितीय निर्भीकता, चट्टान जैसी दृढ़ता और अत्यंत विनोद प्रियता, इन समस्त गुणों का एकत्र सामंजस्य यदि कहीं देखना है तो वो आज के स्वाधीन भारत के प्रथम महामात्य पंडित जवाहरलाल नेहरू में ही देखने को मिलेगा। तरुण जवाहर में जहां बुद्ध, महावीर और अशोक का राजसी ऐश्वर्य है, वहां दयानंद और महात्मा गांधी का संयम भी है। ऐश्वर्य और संयम के पावन संगम पर खड़े होकर इस तरुण नववीर ने जो उग्र तपश्चर्या की, उसने भारत के जीर्ण कंकाल में जीवन डाल दिया और उसके अचेतन शरीर में चेतना की लहर दौड़ा दी। इसने अपने जीवन के 26 वर्ष जेलों के निगड़ बंधनों में, यातनाओं और क्लेशों में बिताकर भारत को दास्ता की अटूट श्रृंखला से मुक्ति दिलाई और अपने सतत अध्यवसाय तथा निरंतर तपश्चरण से स्वतंत्र भारत का प्रथम महामात्य बनकर देशवासियों को, विशेषतः आशावादी युवकों को, ऊंचे मनुष्यत्व का वो आदर्श दिखाया जो संसार के इतिहास में अद्वितीय है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक क्रियाशील, आशावादी और साहसी मानव हैं। सिद्धांत से बुद्धिवादी होते हुए स्वभाव से भावुक हैं, साथ ही गंभीर भी, सागर के समान। अंदर उठते तूफानों का उनके चेहरे से कुछ पता नहीं लग सकता। कठिनतम परिस्थितियों में भी वे विचलित नहीं होते। वे गर्मी और प्रकाश दोनों ही देते हैं। उनमें मानवता को अधिक अच्छी स्थिति में पहुंचाने के लिए एक व्याकुलता और एक आग है। वो आग जो हृदय पटल को स्पर्श करके उसे भी आग बना देती है। इसके साथ उनका अनोखा व्यक्तित्व संक्रामक है। आज भी उनमें वही जीवन की आशावादिता, वही जीवन का लोभ है। वृद्ध होने पर भी वो तरुणों के सम्राट हैं। वे जो कुछ भी हैं, अपने ढंग के एक ही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयाग के एक ऐसे कश्मीरी परिवार में 14 नवंबर 1889 को हुआ, जो उनके पिता के समय ऐश्वर्य और प्रभाव की दृष्टि से सबसे ऊंचा माना जाता था। उनके पिता स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू कानून के गंभीर ज्ञान और अनुपम तर्क शक्ति के कारण भारत भर में प्रसिद्ध थे और अपनी योग्यता से खूब धन कमाकर राजों महाराजों के समान विलास में जीवन व्यतीत करते थे। जवाहरलाल का पालन पोषण सुख और आडंबर पूर्ण परिस्थिति में हुआ। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक घर पर ही शिक्षा प्राप्त की। मई 1905 में नेहरू परिवार इंग्लैंड चला गया। वहां जवाहर इंग्लैंड के हैरो कॉलेज में प्रविष्ट हो गए। अध्ययन के लिए वहां का वातावरण उनके बिल्कुल अनुकूल था। 1907 में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश किया। वहां से जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र में बीए पास किया। आपकी असाधारण प्रतिभा से संतुष्ट होकर कॉलेज के अधिकारियों ने आपको बिना परीक्षा लिए ही एमए की उपाधि दे दी। कॉलेज की शिक्षा समाप्त करके आप इनर टेम्पल में भर्ती हुए और 1911 में बैरिस्ट्री पास करके भारत लौट आए। भारत आकर उन्होंने इलाहाबाद में वकालत आरंभ कर दी, परंतु उन्हें अपनी जीवनचर्या अंग्रेजी आमोद प्रमोदों से शून्य होने के कारण नीरस प्रतीत होने लगी और उनका जी उससे बिल्कुल ऊब गया। तब सहसा उनके हृदय में भारी परिवर्तन हुआ और उन्होंने जी जान से उसको कांग्रेस के कार्यों में लीन कर दिया। 1912 में वे बांकीपुर में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। वहां गोखले के व्यक्तित्व का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा। 1916 में दिल्ली में एक पंडित जवाहर मलकौल की सुपुत्री कमला देवी से आपका विवाह हो गया। 1917 में पुत्री इंदिरा का जन्म हुआ। 1922 में एक पुत्र भी हुआ, परंतु वो जीवित न रह सका। सन 1920 तक जवाहरलाल जैसे तैसे वकालत का कार्य करते रहे, किंतु उनकी महान आत्मा तो किसी विशेष कार्य के लिए छटपटा रही थी। अतः आप वकालत छोड़कर राजनीतिक क्षेत्र में कूद पड़े। गोखले की अपील पर 50,000 का चंदा एकत्र करके प्रवासियों की सहायता के लिए अफ्रीका भिजवाया। डॉक्टर एनी बेसेंट और तिलक की होम रूल लीग में भी आपने खूब कार्य किया
तत्पश्चात अवध के किसानों में भ्रमण करके उनकी सराहनीय सेवा की। 1920 में गांधी जी ने विदेशी बहिष्कार और खिलाफत आंदोलन आरंभ किया। जवाहरलाल ने उनमें खुलकर भाग लिया। 1921 में उन्हें 6 मास की और 1922 में 18 मास की कैद हुई। 1922 में ही उन्हें प्रयाग म्युनिसिपैलिटी का अध्यक्ष चुना गया। इसी बीच नाभा राज्य में सिखों पर अत्याचार किया गया, जिससे द्रवित होकर जवाहरलाल नाभा गए, किंतु गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ दिनों वहां की हवालात में रहकर उन्होंने देशी रियासतों के शासन एवं न्याय व्यवस्था का निकट से अध्ययन किया। 1926 में उनकी पत्नी कमला बीमार हो गईं, जिसे लेकर वे स्विट्जरलैंड गए। कमला के कुछ स्वस्थ होने पर उन्होंने यूरोप की राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। सन 1927 में वे जिनेवा के साम्राज्य विरोधी संघ के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्र सभा के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। उसी वर्ष वे सोवियत संघ के 10वें वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होने सपरिवार मॉस्को गए। कुछ दिन मॉस्को रहकर उन्होंने साम्यवादी विचारधाराओं का गंभीर अध्ययन किया। इसी यूरोप प्रवास में अन्य देशों की राजनीतिक विचारधाराओं का सूक्ष्म अध्ययन करने का उन्हें अवसर मिला। जब वे अपनी यूरोप यात्रा से लौटकर भारत आए तो उस समय देश एक विशाल संघर्ष के लिए तैयार हो रहा था। उन्हीं दिनों कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, किंतु उसमें महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के कारण पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास न हो सका। इससे असंतुष्ट होकर पंडित नेहरू ने स्वाधीनता संघ इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, जिसका लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना था। 1926 में आपको लाहौर कांग्रेस का सभापति बनाया गया। लाहौर कांग्रेस पंडित नेहरू के जीवन की एक महत्वपूर्ण स्मृति है। देश ने पिता के बाद पुत्र को राष्ट्रपति के पद से सम्मानित किया। लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हो गया और 26 जनवरी को देश भर में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। रावी के तट पर स्वाधीनता प्राप्ति की शपथ ली गई। समस्त देश एक विशाल संघर्ष के लिए प्रस्तुत हो गया। संघर्ष की रूपरेखा गांधी जी ने प्रस्तुत की। 1930 का तूफानी आंदोलन प्रारंभ हुआ। कानून तोड़े गए और जेलें भर दी गईं। पंडित नेहरू को भी 1 साल तक जेल में रहना पड़ा। समझौते की बातचीत चलने पर सरकार ने उन्हें छोड़ दिया। इसी समय साइमन कमीशन भारत में आया। देश भर में उसका बहिष्कार किया गया। पंजाब में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। जीवन में पहली बार ही पंडित जी ने मार का अनुभव किया था। इन संघर्षों में समझौते के प्रयत्न भी चलते रहे, किंतु परिणाम कुछ न निकलता था। पंडित नेहरू का कार्य अब आंदोलन करना और जेल जाना ही बन गया था। जेल से बाहर निकलते ही वे पुनः किसानों के करबंदी आंदोलन की ज्योति फूंक जाते और पुनः जेल चले जाते। इसी बीच पंडित मोतीलाल नेहरू बीमार हो गए। जवाहरलाल और उनके बहनोई रंजीत पंडित को छोड़ दिया गया, किंतु पंडित मोतीलाल की दशा में कोई सुधार न हुआ और अंत में उनका देहांत हो गया। पंडित जवाहरलाल को पिता की मृत्यु से एक भीषण मानसिक आघात पहुंचा, परंतु गांधी जी के सहयोग और सहानुभूति से उन्हें विशेष सांत्वना प्राप्त हुई। 1931 में जब गांधी जी गोल मेज परिषद से भारत लौटे तो उन्हें बंबई आते ही गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से मिलने बंबई जा रहे थे तो उन्हें रेल में ही गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य नेता भी पकड़ लिए गए। पंडित नेहरू को प्रायः नैनी जेल में रखा जाता था। अब की बार उन्हें देहरादून में लाया गया। 2 वर्ष कैद में रहने के पश्चात उन्हें मुक्त कर दिया गया, परंतु कुछ ही महीनों के बाद पुनः बंदी बना लिया गया। उन्हीं दिनों उन्होंने देहरादून जेल में अपनी आत्मकथा मेरी कहानी और विश्व इतिहास की झलक लिखकर साहित्य की सराहनीय सेवा की। इसी बीच में उनकी पत्नी का स्वास्थ्य इतना अधिक बिगड़ गया कि सरकार ने जवाहरलाल को छोड़ दिया, परंतु 11 दिन बाद पुनः पकड़ लिया गया। जब कमला का स्वास्थ्य न सुधरा तो उन्हें इलाज के लिए जर्मनी ले जाया गया। जवाहरलाल को भी प्रिय पत्नी के पास पहुंचने के लिए मुक्त कर दिया गया। 28 फरवरी 1936 को अपने पति और देश को शोक मग्न करती हुई कमला स्वर्ग सिधारी। जवाहरलाल लाचार होकर स्वदेश लौट आए। कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें लखनऊ कांग्रेस का प्रधान बनाया। अगले वर्ष फैजपुर कांग्रेस के प्रधान भी वही निर्वाचित किए गए। 1938 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया। उस समय जवाहरलाल वहीं पर थे। उन्होंने यूरोप के प्रजातंत्र अधिकारियों को भारत का संदेश दिया। 20 जून को पेरिस रेडियो से एक प्रभावशाली भाषण ब्रॉडकास्ट किया, जिससे सारे संसार में शोर मच गया।
इसके बाद आप इंग्लैंड गए और वहां अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलकर उनमें भारत के प्रति सहानुभूति उत्पन्न की। अनेक सभाओं में व्याख्यान देकर विदेशियों को भारत की समस्या से अवगत कराया। नवंबर 1938 में आप भारत वापस लौट आए। भारत लौटकर आपने राष्ट्र निर्माण समिति की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्य किया। यद्यपि प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल कार्य कर रहे थे, तथापि कांग्रेस के सामने समस्त राष्ट्र के संगठन की कोई वैधानिक योजना नहीं थी। इसी उद्देश्य से आपने उक्त समिति का निर्माण किया था। इस समिति की 29 उप समितियां बनाई गईं। धीरे धीरे समिति का कार्य बढ़ता गया और उसमें राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक पहलू का समावेश हो गया। राष्ट्र निर्माण के बहुमुखी कार्य में इस समिति ने बड़ी सहायता पहुंचाई है। 1939 में आपने लंका की यात्रा की और भारतीयों के प्रश्न को लेकर वहां जो कटु वातावरण उत्पन्न हो गया था उसको दूर किया। अगस्त में आप विमान द्वारा चीन गए और चीन के राष्ट्रपति मार्शल चियांग काई शेक और उनकी पत्नी से निकट मैत्री संबंध स्थापित किया। इसी बीच यूरोप में महायुद्ध आरंभ हो गया और आपको तुरंत भारत लौट आना पड़ा। क्रिप्स योजना की विफलता के बाद सन 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ तो अन्य नेताओं के साथ आपको भी गिरफ्तार कर लिया गया। 1945 में वेवेल योजना के अनुसार अन्य नेताओं के साथ आपको भी रिहा किया गया। फिर शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन की बातचीत में आप बराबर भाग लेते रहे। 1945 में मौलाना आजाद के स्थान पर आपको पुनः राष्ट्रपति बनाया गया। इस समय आप अपने भाषणों में आग उगलते थे। आपने सबसे पहले अगस्त आंदोलन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया। इसके पश्चात सन 1946 में अंतःकालीन सरकार की स्थापना हुई और आपको उसका अध्यक्ष बनाया गया। तत्पश्चात स्वाधीन भारत संघ के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही प्राप्त हुआ। तब से अब तक आप अपने पद पर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार के वैदेशिक विभाग के मंत्री भी आप ही हैं। प्रथम एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाकर आप समस्त एशिया के नेता बन चुके हैं। इंडोनेशिया के प्रश्न को सुलझाने के लिए आपकी अध्यक्षता में एक बार पुनः एशियाई राष्ट्रों का सम्मेलन हो चुका है। आज भी एशिया के समस्त दुर्बल और शोषित राष्ट्रों की दृष्टि भारत पर लगी हुई है और आज के भारत के जवाहर सब प्रकार की गुटबंदी से अलग रहकर समग्र मानव जाति के लिए समानता के अधिकार प्राप्त कराने की चेष्टा कर रहे हैं। धन्यवाद। इस पुस्तक के लेखन और प्रकाशन तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे, जीवित थे, इसलिए उन्हें इसमें जीवित बताया गया है। तो चलिए मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी और महान शख्सियत की जीवनी के साथ। जय हिंद।